सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। बेटा, आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो बहुत ध्यान से देखी, बहुत सारे बच्चों ने इसे अप्रिशिएट भी किया। तो आज हम आप लोगों के लिए सेकंड वीडियो में लेकर आए हैं बेटा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये भी एक वन शॉट वीडियो ही रहेगी, जिसमें पूरा चैप्टर 2 कम से कम टाइम में मैं कोशिश करूंगा कि पूरा एक्सप्लेन कर पाऊँ। जैसा हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था बेटे कि क्लासिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट है ही क्यों, क्योंकि क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे अगर हम तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कम्युनिकेट करना किसी भी चीज़ के बारे में। अगर हम अपने लिविंग वर्ल्ड को बताएंगे नहीं कि इस लिविंग वर्ल्ड में एनिमल है, प्लांट है, फंगस है, तो सोचो हम लिविंग वर्ल्ड के बारे में एक दूसरे से बात ही कैसे करेंगे। अगर हम एक दूसरे को नाम ना दें तो एक दूसरे के बारे में बात करना हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे उसमें हमारे को कोई मेडिसिन बनानी हो या चाहे वो हमारा कोई नुकसान हो रहा हो, फ़ायदा हो रहा हो, बट एक क्राइटेरिया या कॉन्टेक्स्ट हमें मिल जाता है जिसके बेस पर हम बात कर पाते हैं। तो अभी हमने जो पिछले चैप्टर में कैटेगरीज पढ़ी थी, उसमें जो किंगडम वाली कैटेगरी थी वो इसका मेन आधार रहता है। इस चैप्टर में हम किंगडम्स के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। 5 किंगडम्स हैं, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात बेटा हम करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसके अंदर बेटा जो सबसे पहला टॉपिक है वो यही है कि जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन थी वो एरिस्टोटल जी ने दी थी, और एरिस्टोटल जी ने इसको इनिशियली कोई बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में क्लासिफाई नहीं करा था। उन्होंने सिंपल बोला था कि लिविंग दो तरह की चीज़ें होती हैं बेटा, या तो लिविंग में प्लांट आ जाएंगे, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा बेटा, या तो लिविंग में कौन आ जाएगा, प्लांट आ जाएंगे, या फिर आ जाएंगे एनिमल्स। उनका बहुत सिंपल सा मानना था। प्लांट का उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे 3 छोटे छोटे पार्ट्स बता दिए थे। कौन कौन से पार्ट्स बता दिए थे, तो देखो, ट्रीज जो थोड़े से लार्ज हैं, शर्ब्स जो थोड़े मीडियम साइज हैं, वुडी स्टेम्स हैं, इसमें सिंगल ट्रंक दिख रहा होगा आपको बेटा, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे ट्रंक्स दिख सकते हैं, और जिसमें वुडी स्टेम नहीं होती वो हर्ब्स। तो एरिस्टोटल, जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कई बार लोग बोल देते हैं, मतलब बायो में बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी उनका रहा है, तो उन्होंने सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड को 2 बहुत ईजी पार्ट्स में बांटने का प्रयास किया, है ना, प्लांट और एनिमल्स। दूसरा एनिमल रखा उन्होंने। एनिमल में उन्होंने कहा 2 तरीके के हैं, जैसे कॉकरोच वगैरह होंगे उसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं, रेड ब्लड उसका नहीं दिखता है। और दूसरा जो है वो वैसे है ना, एनेमा, यहाँ ए आएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, एनेमा एंड एनेमा। बट गड़बड़ क्या थी इससे? गड़बड़ ये थी यार कि ये तो बहुत सुपरफिशियल बात हो गई। ये तो ये कह रहे हैं कि जो आज हम कहते हैं एल्गी, फंगस, मॉसस, प्रोटेस्टेंट्स, इनके हिसाब से सब कुछ किस में था, प्लांट के अंदर आ रहा था, क्योंकि सब में सेल वॉल है बस। मोनेरा भी उसी में है, फंगस भी उसी में है, प्लांट भी उसी में है। लेकिन आज हम जानते हैं कि ये इतना आसान नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स अगर हम कर देंगे तो शायद हमारे लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसलिए उसके बाद भी हमने इवॉल्व अपने आप को किया, अपने अंदर बहुत सारे सुधार लाए। एक और सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कार्ल्स लिनायस, जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए भी जाने जाते हैं बेटा, उन्होंने भी हमें देने की कोशिश करी। उन्होंने हमें बताया, कार्ल्स लिनायस ने, कि 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि 2 किंगडम्स है बेसिकली दुनिया में, एक प्लांटाई और एक एनिमलिया। करीब करीब वैसी ही बात है जैसे ये कह रहे थे। ड्रॉबैक डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, है ना, गड़बड़ क्या थी लेकिन इसमें, जैसे मैंने इसके बारे में तुम्हें गड़बड़ बताया था बेटा, कि क्या गड़बड़ हो गई भाई? गड़बड़ ये हो गई कि अगर जब आप ऐसा कर रहे हो तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों एक ही ग्रुप में आ जा रहे हैं। जैसे मोनेरा एक प्रोकैरियोट है, वो भी प्लांटाई ग्रुप में आ गया, और प्रोटिस्टा यूकैरियोट है, या फंगस एक यूकैरियोट है, वो भी उसी ग्रुप में आ गया। तो एक गड़बड़ हो गई आपसे। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, है ना, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर मतलब बेटा जैसे कि मोनेरा, तो भाई मोनेरा भी इसी ग्रुप में हो गया इसके अकॉर्डिंग तो। और मल्टी सेलुलर का क्या मतलब है भाई? मल्टी सेलुलर मतलब जैसे जो आपकी बुक में एग्जांपल्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं क्लैमिडोमोनास, या फिर स्पाइरोगायरा। ये दोनों भी बेटा, वो तो ये कह रहा है कि ये दोनों एक ही ग्रुप में होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, है ना। वो मल्टी सेलुलर है, वो यूनिसेलुलर है। क्लैमी मतलब होता है क्लॉइक, यानी ऐसे कपड़े, जैसे मैंने जैकेट पहन रखी, अगर इसमें स्लीव्स ना होते तो। और मोनास मतलब होता है सोलिटरी, सिंगल रहने वाले। और स्पाइरो मतलब होता है स्पाइरल, गायरा मतलब सर्कुलर या क्वाइलिंग स्पाइरल होना, राइट। ये मैं इनके लैटिन मीनिंग बता रहा हूं आपको, ताकि आपको फ्यूचर में इन टर्म्स को याद करने में बेटा कोई ज्यादा दिक्कत ना आए। फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, ये भी गड़बड़ है भाई। अगर फंगस और प्लांट एक ही में आ गए तो फंगस तो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, बल्कि वो तो सेप्रोफिटिक होते हैं।
और फोटोसिंथेटिक होते हैं प्लांट्स, तो दोनों को एक ग्रुप में रखना ये भी बड़ी कंफ्यूजन वाली बात थी। तो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के साथ एक ये बहुत बड़ी समस्या आ रही थी कि बहुत सारी चीज़ें जिनको हमने डिफरेंशिएट कर देना चाहिए अगर हम उनके सेल स्ट्रक्चर को डीपली स्टडी करें, बट वो क्योंकि बस वो तो एक ही कैरेक्टर कंसिडर कर रहे थे सेल वॉल, और उन्होंने उसको कॉमन कैरेक्टर इसमें रख दिया था। बट आज हम इनको बेटा सेपरेट सेपरेट ही पढ़ते हैं, आज हम इनको सेम के तरीके से नहीं पढ़ते। आपकी बुक में और भी बहुत सारे नाम दिए गए, जैसे आजकल हम जब प्रोटिस्टा को अलग कर देते हैं तो उसमें पैरामीशियम, क्लोरेलास या अमीबाज, ऐसे बहुत सारे नाम उन्होंने दिए हैं, जिसकी बात हम आने वाले टाइम पर धीरे धीरे करते रहेंगे। आगे चलते हैं बेटा। देखो, तो हमें एक बात और सीखनी होती है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि एक और डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन रखी गई थी। किंगडम से ऊपर वाली कैटेगरी को क्या कहते हैं हम? किंगडम से ऊपर वाली कैटेगरी को हम लोग कहते हैं डोमेन, है ना। तो एक डोमेन भी बनाए गए थे। एनसीईआरटी में एक लाइन है डोमेन के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। 2 डोमेन सिस्टम्स उन्होंने हमें दे दी थी। कौन कौन सी डोमेन सिस्टम्स दी थी उन्होंने कहा था कि भैया मोनेरा जो है वो 2 डोमेन्स में बढ़ सकती है, डोमेन आर की बैक्टीरिया, डोमेन आर की बैक्टीरिया या डोमेन यू बैक्टीरिया। देखो कितनी बड़ी बात है। पहले हम मान के चल रहे हैं कि मोनेरा एक किंगडम है, बाद में हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग बाद में बोल रहे हैं नहीं नहीं, किंगडम की तो बात ही छोड़ दो, बल्कि ये भी हो सकता है कि वही जो मोनेरा है वो स्प्लिट हो जाए 2 बड़ी डोमेन्स में, अपने से बड़ी हायरार्की में स्प्लिट हो जाए, है ना। तो जब 2 डोमेन ही अलग अलग हो गई तो 2 डोमेन्स कभी भी एक किंगडम में नहीं आ सकती, है ना। 2 डोमेन्स कभी भी एक किंगडम में नहीं आ सकती। जैसे 2 ऑर्डर जो होंगे बेटा वो एक, ऐसा और आसान समझ लो, 2 किंगडम्स कभी एक फाइलम में नहीं आ सकते, क्योंकि डोमेन के नीचे की कैटेगरी कौन है? किंगडम। किंगडम के नीचे कौन है? फाइलम। 2 फाइलम्स तो एक किंगडम में आ जाएंगे, बट 2 किंगडम एक फाइलम में नहीं आएंगे। इसलिए आपके एनसीईआरटी में लिखा जाता है कि जब हमने ऐसे डोमेन्स बांटे और कहा कि ये दोनों ये हैं, और जो तीसरी डोमेन 3 डोमेन सिस्टम के अकॉर्डिंग थी बेटा, उसको बोला गया था यूकैरियोट्स, जिसमें बाकी सब लोग आ गए थे। बाकी सब लोग मतलब प्रोकैरियोट से लेकर के जो भी लास्ट तक के हमारे होते हैं एनिमलियाई तक, वो सब आ गए थे। तो ऐसा होने के बाद जो हमारी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अभी हम पढ़ेंगे, उसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन मानना पड़ा हमें। आर्की और यू बैक्टीरिया को अलग अलग किंगडम्स की तरह देखा जाने लगा, क्योंकि सिंपल सी बात थी कि 2 डोमेन्स एक किंगडम में एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे। तो देखो वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या थी बेटा? तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी हमारे पास, जो हमें पता होनी चाहिए बेटा। मेन क्राइटेरिया क्या रखा गया था इसके लिए? तो ये मेन क्राइटेरियाज बेटा इसमें रखे गए थे जब हमने इस टॉपिक को पढ़ा था। तो हमें बताया गया था कि सेल की टाइप कि जो किंगडम मोनेरा है, मोनेरा का मतलब होता है जो सिंगल रहते हैं, जनरली सोलिटरी वाले लोग। प्रोटिस्टा जो होता है, प्रोटिस्टा का मतलब होता है द वेरी फर्स्ट काइंड, अपने जैसे पहले यूकैरियोट्स माना जाता है क्योंकि इन्हें, ठीक है। फंजाई का मतलब होता है, एक लैटिन या ग्रीक शब्द कहते हैं उसको हम स्पॉन्जोस, जिसका मतलब होता है बेटा कि मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस होती है इनके अंदर। जब इनको माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं तो इनकी जो अपीयरेंस होती है वो ऐसी दिखती है जैसे कि बॉडी में पोर्स हो रखे हैं बहुत सारे, जैसे पॉरीफेरा में होते थे। इसलिए इनको फंगस कहा गया, नाम इनका फंगस रखा गया, क्योंकि स्पॉन्जोस शब्द उस बात को रिप्रेजेंट करता है। प्लांटाई और एनिमलाई हम जानते ही हैं। तो जो पहला है, जैसे पहले तो हमने मोनेरा से लेके प्लांटाई सबको एक ही में रख दिया था, आज हम इनकी अलग अलग क्लासेस को पढ़ते हैं बेटा। तो पहला जो है उसमें ये आ गया प्रोकैरियोट होते हैं भाई, यानी कि कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके पास नहीं होगी, बाकी सब यूकैरियोट हैं। तो ठीक है, तो ये जो हमारी दिक्कत थी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एक साथ आ गए, अलग हो गए। ये लोग यूनिसेलुलर होते हैं, बाकी लोग मल्टीसेलुलर होते हैं, तो वो भी डिफरेंशिएशन हो गई। सेल वॉल तो है सब में, बट सेल वॉल की कंपोजिशन अलग अलग थी, ये भी गड़बड़ हो रही थी। तो देखो अब सब अलग अलग हो गए। ये नॉन सेलुलोजिक है, ये किसी किसी में होती है, किसी किसी में नहीं है, और सेलुलोज किसी में नहीं है ना। क्योंकि प्रोटिस्टा के अंदर आप पढ़ते हो कई बार सेल वॉल, अभी जब आप पढ़ोगे डायटम्स वगैरह तो सिलिका भी हो सकता है। फंगस में काइटिन की सेल वॉल है जो कि एक होमोपॉलीसेकेराइड होता है, हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं। उधर सेलुलोज है और उधर सेल वॉल होती ही नहीं है।
और जब हम प्लांट में से सेल वॉल हटा देते हैं, जैसा कि हम बायोटेक में करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट या नेक्ड प्रोटोप्लास्ट, ऐसे टर्म हम यूज करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं होगी, बाकी सब में होगी बेटा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखो, इनकी सेलुलर है, बता दिया मैंने। तो देखो सेलुलर वाले को मल्टी सेलुलर से हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो जो हमारी टू किंगडम में प्रॉब्लम थी वो हमारी यहाँ पर सॉल्व हो गई। जो 3 कॉमन पॉइंट्स वहां पे हमें परेशान करते थे वो तीनों हमने बेटा यहाँ पर क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। आगे देखो क्या क्या बेस रखा गया, ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है मेरे बच्चे। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किस किस यहां से यहां तक जो लिखा गया है कि किस किस बेसिस पर हमने ये क्लासिफिकेशन करी है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलो का मतलब होता है बेटे ट्राइब, जेनेटिक का मतलब होता है ऑरिजिन, कि आपके ट्राइब कहां से ओरिजिनेट करी और कैसे इवॉल्व करी। बेसिकली इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो होते हैं उसको डिनोट करने के लिए हम एक वर्ड लिखते हैं कई बार, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। तो ये भी हमारे को बेटा क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ी कंफ्यूजन वाली बात हमें नहीं रहनी चाहिए कभी भी। तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। आर.एच. व्हिटेकर कब दिया था ये क्लासिफिकेशन, 1969 में। लेकिन मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले समझाया है, एक एनसीईआरटी में लाइन भी लिखी गई है, 3 डोमेन होने के कारण अब हम 6 किंगडम भी बोल देते हैं कई बार इसको। फिर जो पहला किंगडम है मोनेरा बेटा, उसके अंदर स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, बिहेवियर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत हाई होती है। क्यों कह रहा है ऐसा, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो कीमोसिंथेटिक होते हैं, यानी केमिकल्स से एनर्जी बनाने वाले हैं बेटा। कुछ लोग फोटोसिंथेटिक होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल वगैरह होते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरियाज। कुछ लोग हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं कि खुद बनानेंगे नहीं, ये तो दोनों ऑटोट्रॉफ हो गए। तीसरी कंडीशन हेट्रोट्रॉफ। तो इसलिए माना जाता है कि इनके अंदर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी अच्छी खासी होती है और ये दुनिया के ऑलमोस्ट हर कोने में पाए जाते हैं। सोल मेंबर बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट होते हैं हर जगह, कॉस्मोपॉलिटन ये शेप है बेटा। इसमें से ये जो होती है ये ज्यादातर केसेस में ऐसा कहा जाता है कि नॉन मोटाइल है। एनसीईआरटी में फ्लैजेला सिर्फ वो स्पाइरेलम वाले में दिखाता है, बट याद रखना मोटाइल बाकी सारे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पाइरेलम वाला ही मोटाइल होगा बेटे और बाकी मोटाइल नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कंफ्यूजन आपको अपने दिमाग से हटा कर रखनी है, एकदम क्लियर होनी चाहिए आपको ये बात। कोकस मतलब स्फेरिकल बता ही दिया, बेसिलस रोड शेप दिख रहा है। विब्रियो का मतलब होता है वाइब्रेट या मूव करने वाला, और स्पाइरिलियम का मतलब होता है स्पाइरल शेप वाला। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं बेटा इसमें फिर, है ना। तो देखो और भी बहुत सारे बैक्टीरियाज के पिक्चर है आपके लिए, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो तो सिर्फ इंटरेस्ट के लिए है, इसमें हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास आता है एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं बेटा, आर्की बैक्टीरिया। आर्की का मतलब होता है एंशिएंट, बहुत पुराना है, और बैक्टीरिया का मतलब रोड शेप स्ट्रक्चर से, फिलामेंटस स्ट्रक्चर से होता है। पुराना है तो पुराने टाइम पे तो हम इवोल्यूशन में पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ पर इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा क्या था, हाई टेम्परेचर वाला था, हाई एसिडिक इन्वायरमेंट था, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं था। इसलिए आर्की बैक्टीरियाज के बारे में कुछ बातें लिखी जाती हैं कि ये जो लोग हैं एक्सट्रीम कंडीशंस पे आराम से सर्वाइव कर जाते हैं। इनके सेल वॉल का स्ट्रक्चर नॉर्मल बैक्टीरिया से, नॉर्मल आज के जो प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो आज प्रेजेंट डे में, उनसे बहुत बेटे अलग होता है। तो इनके पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे ये लोग हेलोफाइल्स होते हैं। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, फाइल्स मतलब बिल्कुल वही है बेटा, हाइड्रोफाइल, लाइपोफाइल यानी कि लविंग। दूसरा इनके पास जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि दे आर थर्मो एसिडोफाइल्स, यानी कि ये हीट और एसिड से भी इनको कोई ज्यादा समस्या नहीं है बेटा, राइट। तीसरा फीचर जो इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा वो होता है कि ये मैथनोजेंस होते हैं। क्या होते हैं ये, मैथनोजेंस, यानी कि ये मीथेन गैस जो है बेटा उसको अच्छे खासे अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इनके पास एक बहुत बढ़िया एबिलिटी होती है, राइट। कहां पाए जाते हैं, तो आज वैसे तो ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाएंगे, बहुत बड़े बड़े पहाड़ों में पाए जा सकते हैं, बहुत वोल्केनोज में पाए जा सकते हैं। हमारे नॉर्मल में अगर हम देखते हैं तो फाउंड इन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। कहां पाए जाते हैं बेटा, फाउंड इन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स।
रूमिनेंट एनिमल्स का क्या मतलब होता है भाई? रूमिनेंट एनिमल्स का मतलब होता है वो लोग जो अपने खाने को दोबारा से च्यू करते हैं एक बार इंगल्फ करने के बाद, उन्हें रूमिनेर या रूमिनेंट एनिमल बेटा कहा जाता है। तो वही बात आपको यहां पर बताने की कोशिश करी गई है। तो आर्कियोबैक्टीरिया के कुछ फीचर्स होते हैं। क्वेश्चन आता है ऐसा कैसे? तो एक सिंपल सा आंसर आपको याद रखना होता है कि ऐसा ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है बेटा? इनका सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है, अच्छा दिख नहीं रहा है कलर, सॉरी यार, जस्ट ए सेकंड बेटा। ये ऐसा इसलिए कर पाते हैं बेटे क्योंकि इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है, इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है या कॉम्प्लेक्स होता है बाकियों से। इसी वजह से ये ऐसा कर पाते हैं। तो आर्कियोबैक्टीरिया की कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए, हमसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जो 3-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने बता दी हैं। लास्ट बात याद रखनी होती है, इसका कहाँ यूज होता है? तो भाई ये यूज करा जाता है, यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन। हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ते हैं कि इट इज यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन, यूज्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन। ये इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट खास बात होती है। राइटिंग बेटा अपनी धीरे धीरे बहुत इंप्रूव हो जाएगी, है ना, बट ये इसके मेन पॉइंट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आर्कियोबैक्टीरिया के आगे बढ़ते हैं, अगर हम 2 किंगडम, 6 किंगडम, 5 किंगडम के बाद, तो हमारे पास जो बैक्टीरिया आते हैं बेटा, उन्हें हम लोग बोलते हैं ट्रू बैक्टीरियाज या यू बैक्टीरियाज, जो आजकल ज्यादातर हैं। जिसमें से एक क्लासिकल एग्जाम्पल होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनो मतलब ब्लू, ग्रीन एल्गी। देखो नाम से पता चल रहा है कि ये फोटोसिंथेटिक हैं। कैसे हैं ये? जैसे मैंने बोला भी था भी कि मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो है बेटा इनके पास बहुत ज्यादा होती है, तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्यों? कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल ए। यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस होते हैं। लेकिन ये याद रखना कि कुछ जो साइनोबैक्टीरियाज हैं वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं, सारे के सारे यूनिसेलुलर नहीं होते हैं। जैसे आपको ये दिख ही रहा है, इसमें बहुत सारे चेन ऑफ सेल्स आपको नजर आ रहे होंगे। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, चेन ऑफ सेल्स आपको नजर आते हैं। और बीच बीच में एक स्पेशल सेल भी नजर आता है जिसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके हमें देता है, हेल्प करता है साइनोबैक्टीरिया की नाइट्रोजन फिक्सेशन में। हेटेरोसिस्ट, इसका काम ही है नाइट्रोजन फिक्सेशन को करना। ये आपके एनसीईआरटी में भी डायग्राम है, नॉस्टॉक का डायग्राम है। नॉस्टॉक जो होता है वो नोज या नॉस्ट्रल से लिया गया शब्द है, जिसका मतलब बेसिकली इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि जब आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको दिखेगा इस स्ट्रक्चर के बाहर जिलेटिनियस शीथ बनी हुई है बेटा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। म्यूकस कवरिंग बनी होती है, म्यूसिलेज कवरिंग, जैसे नोज में म्यूकोस होता है, इसलिए आप रिलेट करते हो। एना बेना, एना का मतलब अपवर्ड, बेना का मतलब थ्रेड। इसमें भी सेल, चेन ऑफ सेल्स होते हैं वाटर में, इसलिए इसे एना बेना कहा जाता है। ये नीट के अंदर बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। ये आपको हमेशा बेटे ध्यान रखना है, राइट। इसके अलावा भी एनसीईआरटी में इस टॉपिक के बारे में कुछ कुछ बातें कही जाती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये कहा जाएगा कि जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं वो हमारी कहाँ हेल्प करते हैं भाई? तो आप बताओगे कि ये लोग कैसे करते हैं। जो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स हैं या जो हमारे कंपाउंड्स हैं कॉम्प्लेक्स, उनको ऑक्सीडाइज करते हैं ये, यानी कीमोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, और उनसे जो एनर्जी मिलती है उससे बनाते हैं एटीपी। लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये आपको याद रखना है बेटा साइनोबैक्टीरिया के बारे में, अगर मैं आपको एडिशनल बात बताऊं तो, कि ये मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प कर सकते हैं। एनसीईआरटी में लिखा भी गया है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इसमें बहुत बढ़िया हेल्प कर सकते हैं। दूसरा आपको ये याद रखना है कि बहुत सारे, ये तो साइनोबैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया की बात बता दी मैंने, मिनरल रिसाइकलिंग में बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। लेकिन और भी बहुत सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं बेटा, जैसे यहाँ पे लिख दिया देखो उसने ट्रू बैक्टीरिया, तो एनसीईआरटी बताएगी आपको कि बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी हो सकते हैं और बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। जैसे अगर बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक बनाने में मदद कर रहे हैं, किसमें मदद कर रहे हैं बेटा?
एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में, या जैसे कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ये हमारे लिए काम की बात है। ये सब हेट्रोट्रॉफिक हैं, लेकिन कौन से बैक्टीरिया की बात हो रही है? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात हो रही है। अभी ट्रू बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। कई बार ये हमें नुकसान भी कर सकते हैं, जैसे इनसे हमें टाइफॉइड हो सकता है अगर सैल्मोनेला टाइफाई हो जाए, क्लोस्ट्रिडियम टेटनाइड से टेटनस हो सकता है। ये वाली समस्या भी हमें इससे आ सकती है। सिट्रस कैंकर करके एक प्लांट के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर ब्राउन लीजन्स और येलो होलो स्पॉट्स बनने लगते हैं प्लांट के ऊपर। ये सारी बैक्टीरिया की प्रॉब्लम्स भी हैं, बैक्टीरिया के फायदे भी हैं हमारे पास। एक बात फिर ये भी बताई जाती है कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फिशन से, जो डायग्राम भी एनसीईआरटी में दिया गया है। और दूसरा कहते हैं एक प्रिमिटिव मोड ऑफ डीएनए ट्रांसफर, पुराने टाइम का मोड ऑफ डीएनए ट्रांसफर यूज करके वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो कुछ कुछ बातें वो हैं जो एनसीईआरटी में हैं, स्लाइड पे नहीं लिखी हैं, तुम्हें बताई जा रही हैं कि तुम इसे एनसीईआरटी से देख लो, ताकि कल को तुम्हारे बेटा वो काम आ जाए। ऐसे ही एक और बैक्टीरिया होता है भाई, जिसको हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा। माइको का मतलब होता है फंगस, प्लाज्मा मतलब फॉर्म्ड मैटर, बट ये फंगस नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यही है कि नाम ये मिसनॉमर है, बट इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ अ बैक्टीरिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में याद रखने वाली यही है कि ये बैक्टीरिया का पार्ट है। इसके पास कोई सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल नहीं होती तो नॉर्मल बाकी से छोटा हो जाएगा, क्योंकि एक कंपोनेंट हटा दिया आपने वहां से। पैथोजेनिक होता है प्लांट और एनिमल दोनों के लिए। ऑक्सीजन के बिना भी ये सर्वाइव कर सकता है, यानी एनारोबिक भी ये कभी कभी हो सकता है। इसको एनारोबिक होने में भी बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये हमारे को बैक्टीरिया के बारे में पता होना चाहिए। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होता है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, हेट्रोसिस्ट होने से क्या हो जाता है। कुछ साइनोबैक्टीरिया मल्टीसेलुलर भी होते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स का क्या फायदा है, क्या नुकसान है रिप्रोडक्शन में। डीएनए ट्रांसफर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फिशन वगैरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मिनरल साइक्लिंग वगैरह में हेल्प करा जा सकता है। ये छोटी छोटी बातें बेटे आपको याद रखनी होती हैं। आगे चलते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का मतलब मैंने बताई था, द ग्रुप जो अपने आप में पहले किस्म का फर्स्ट काइंड, द वेरी फर्स्ट काइंड एनिमल्स। यूकैरियोट्स होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, प्राइमरीली एक्वाटिक होते हैं, लिंक बनाते हैं बाकी लोगों के बीच में, क्योंकि इसके बाद वाले सारे यूकैरियोट हैं, इसके पहले मोनेरा में प्रोकैरियोट थे बेटा। इसका जो सबसे पहला मेन ग्रुप होता है क्राइजोफाइट्स। क्राइजो का मतलब ग्रीन प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, आप समझते ही हैं, राइट। इंक्लूड डायटम्स एंड डेजमिड्स। डायटम्स और डेजमिड्स। डेजमिड्स का एक तो नाम ध्यान रखना है हमें, इसको एनसीईआरटी में लिखा जाता है गोल्डन एल्गी। तो एक तो ये नाम हमेशा हमें याद होना चाहिए। डायटम्स का मतलब होता है कि दो हिस्सों में बट गई कोई चीज सेपरेटली। जैसे जब हम साबुन रखते हैं तो उसका डब्बी जो होती है साबुन रखने वाली, उसमें एक लीड ऊपर होती है, एक लीड नीचे, और फिट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सोप बॉक्स में ये पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक लीड है और ये दूसरी लीड है, और बीच में चीजें प्रेजेंट हैं, राइट। तो सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, एक ऊपर की शेल एक नीचे की शेल है, सोप बॉक्स एम्बेडेड। और इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो किसका स्ट्रक्चर मिलेगा इनमें, तो इसके अंदर आपको सिलिका मिलेगा। जो मैंने शुरू में भी कहा था जब हम किंगडम क्लासिफिकेशन लिख रहे थे बेटा, कि देखो भाई कभी कभी प्रोटिस्टा में नहीं होता सेलुलोज, सिलिका भी पाया जा सकता है। डायटमिशियस अर्थ बनता है, क्योंकि ये सिलिका डिस्ट्रॉय नहीं होता, इजिली इसको डिग्रेड नहीं करा जा सकता, तो धीरे धीरे ये एक्यूमुलेट होता रहता है अर्थ के सरफेस पर। और ये वन ऑफ द मेजर चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियन के। क्या होते हैं बेटा? चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन। ये एक लाइन आपको इनके बारे में याद रखनी होती है, क्योंकि मिट्टी है तो मिट्टी घिसने से चीजें साफ हो सकती हैं। पहले तो मिट्टी राख से बर्तन साफ कर लेते थे। तो एनसीईआरटी में एक लाइन दी जाती है कि इनका कोर्स या ग्रीटी टेक्सचर होता है, और ये बहुत सारी जगह पे हमारे काम आ जाते हैं। कहाँ कहाँ काम आ जाते हैं? तो एनसीईआरटी वाले बताते हैं आपको कि ये हमारे पॉलिशिंग में काम आ जाते हैं, सिरप्स में काम आ जाते हैं, या फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में काम आ जाते हैं। तो इनके काम आपको बेटा याद रखने होते हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आता है दूसरा ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं डाइनोफ्लैजेलेट्स। दो फ्लैजेलास होते हैं, देखो दिख भी रहा है क्लियरली।
बट ऐसे नहीं, है ना, ये बस ऐसे ध्यान नहीं देना इस बात पे। ये जो फ्लैजेलास होते हैं ऐसे वाले जो होंगे इस तरीके के, इधर बना देते हैं देखो, है ना। अगर फ्लैजिला ऐसे है तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और अगर फ्लैजिला ऐसे है तो बोलते हैं ट्रांसवर्स। इसके अंदर मेन बात क्या होती है बेटा, जैसे पहले वाले में जो प्लेट थी वो सिलिका की थी, बट यहाँ सिलिका की प्लेट नहीं होती बेटा, यहाँ पे प्लेट होती है किसकी, सेलुलोज की। किसकी प्लेट होती है, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट होती है। दो फ्लैजिला होते हैं, पहला फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल यानी कि टॉप टू बॉटम होता है। दूसरा फ्लैजिला कैसे होता है कि अगर ये इधर बना देता हूं, ये एक सेलुलोज की प्लेट है और ये भी प्लेट है, इसके बीच में से वो कहते हैं एक फरो पास करती है, इसके बीच में से कोई फरो लाइक स्ट्रक्चर पास कर रही है मान लीजिए, तो इस फरो में से जो है जा रही होगी, लॉन्गिट्यूडनल सल्कस बोला जाता है, ट्रांसवर्स सिंगुलम, उसके बीच में से जा रही होगी एक पर्टिकुलर फ्लैजिला, उसे बोलते हैं स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स के बीच में जो फरो या ग्रूव है उसके वहां से जा रही होगी एक फ्लैजिला, उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्लैजिला बेटा, सॉरी यार, है ना। तो ट्रांसवर्स फ्लैजिला और लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिलास पाई जाती हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स कहलाती हैं, मेराइन होती हैं। अगर इनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो पिगमेंट ये ऐसा रिलीज करते हैं, रेड टाइड्स जिसको आप बोलते हो, तो ये टॉक्सिक होते हैं टू मेराइन एनवायरनमेंट, टॉक्सिक टू मेराइन एनवायरनमेंट, यानी जो मेराइन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल क्या लिखा है, गोनेओलिक्स। गोने का मतलब होता है बेटा एंगल, ये वाला वर्ड, और इसका मतलब होता है फरोज, कि अगर आप इसको एक यूनिसेलुलर तो होते हैं ये भी ज्यादातर, बस यूकैरियोटिक होते हैं, अगर एक सेल की तरह देखते हो तो इसमें बहुत सारे फरोज या ऐसे डिप्रेशन से प्रेजेंट होते हैं, और वो एक दूसरे जो डिप्रेशन प्रेजेंट होते हैं, और फ्लैजिला भी है। तो फ्लैजिला जो होता है वो सेट करता है, और वो जो फरोज आपस में मिलते हैं उस फ्लैजिला के साथ वो एक एंगल पे मीटिंग होती है, इसलिए नाम गोएनोएलिक्स हो जाता है इसका, कि एंगल फरोज, फरोज जहां पे फ्लैजिला के बैठ रहे एक दूसरे से एंगल पे टच करते हैं, क्योंकि बेटा तो देखो हमें बता दिया गया क्राइजोफाइट्स के बारे में, डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में बहुत क्लियरली, नीट में ये दोनों क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। दो और की बात करते हैं, तो हमारे पास होते हैं यूग्लेनॉइड्स और स्लाइम मोल्ड्स। यूग्लेनॉइड्स जो होते हैं बेटा, यूग्लेना यू का मतलब होता है हमेशा की तरह ट्रू, है ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ग्लेनॉइड्स का मतलब होता है एक आई स्पॉट, बेसिकली प्यूपिल कह देते हैं कुछ लोग कुछ, कि इसके पास एक ऐसा आई स्पॉट होता है जो इसको लाइट की तरफ लेके जाता है जब कभी भी इसे फोटोसिंथेसिस करनी होती है। इसलिए बोला जाता है कि जो इसका न्यूट्रिशन है बेटे वो मिक्सोट्रॉफिक है, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है और ये सेप्रोफिटिक भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन लाइट की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। इसके पास भी जैसे साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल पिगमेंट्स थे, इसके पास भी क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट्स होते हैं। इसके पास भी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, केराटिनॉइड्स जैसे पिगमेंट्स हो सकते हैं। इसके पास बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है कि सेल, एक के पास सिलिका सेल वॉल थी, एक के पास स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स थे, इसके पास सेल वॉल है ही नहीं। इसके पास एक थिन स्किन लाइक मेम्ब्रेन होती है जिसे क्या बोलते हैं, पेलिकल बोला जाता है। एग्जाम्पल यूग्लेना है, वही यूग्लेनॉइड्स वाला मीनिंग निकलेगा, क्योंकि ये हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है और फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, इसलिए इसे लिंक माना जाता है बेटा बिटवीन प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो ये भी आपको इसमें पता होना चाहिए, कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। स्लाइम मोल्ड्स की बात कर लेते हैं, तो हमें पता होना चाहिए बेटा, देखो यूग्लेना दिख ही रहा होगा आपको। स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम का मतलब होता है जिस बचपन में जिस स्लाइम से हमने खेला है टेक्सचर के लिए, वही स्लाइम जैसी बात कर रहा है। एक फजी सी अपीयरेंस, एक ग्रोथ हो जाना, राइट, फजी ग्रोथ हो जाना। मोल्ड का मतलब ग्रोथ होना होता है इस केस में, और स्लाइम का मतलब वो स्लाइम जो हम बचपन में जिससे हमने खेला है वो वाली स्लाइम की ये बात कर रहा है। तो स्लाइम मोल्ड्स सेप्रोफिटिक होते हैं, जब कभी भी फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये लोग ग्रो करके प्लाज्मोडियम बनाते हैं। प्लाज्मोडियम का सिंपल सा मतलब होता है बेसिकली शेपलेस प्रोटोप्लाज्म, शेपलेस प्रोटोप्लाज्म। ये जो बेटा बात है, ये वो प्लाज्मोडियम नहीं है जो मलेरियल पैरासाइट वाला है, वो एक स्पीसीज है। ये एक लाइफ साइकिल की स्टेज है
कि फेवरेबल स्टेज में ये बनेगा, तो अनफेवरेबल में क्या बनेगा यह नहीं लिखा है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में समझाया जाता है कि अगर स्लाइम मोल्ड्स पे अनफेवरेबल सिचुएशन आ जाएगी, जो आगे हम फंगस में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं इसके अंदर, और फ्रूटिंग बॉडीज से बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं इसके अंदर भी, राइट। तो वो जब हम फंगस पढ़ेंगे तो वो हमारा रिलेट हो जाएगा अपने आप आराम से, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा गया है। प्रोटोजोन्स कैसे करते हैं, तो कहते हैं एनसीईआरटी के जो भी इसके डायग्राम्स हैं उन सबको प्लीज आपको ध्यान से देखना है इस चैप्टर में, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोटोजोन्स, प्रोटो मतलब वही, फिर से द इनिशियल या द फर्स्ट एनिमल्स, बेसिकली प्रोटो मतलब हमेशा वही होता है, प्राइमेट्स का मतलब भी कुछ वैसा ही होता है, वो वर्ड ही उसलिए है। अमीबॉइड, जो अमीबा या सूडोपोडिया की तरह काम करते हैं। याद रखिएगा अमीबा जो है बेटे, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं है, वो जनरली फ्री लिविंग होता है, फ्रेश वाटर होता है, एंटमीबा मेराइन होता है, उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होगा, और अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होगा। शायद मैंने पहले उल्टा बोल दिया तो करेक्ट कर लीजिएगा, अमीबा विल हैव, एंटमीबा विल नॉट हैव कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। फ्लैजिलेटेड हो सकता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करेगा, ट्रिप्नोसोमा। सीलिएटेड हो सकता है, जिसमें वो समझाएगा कि सीलिया की मदद से कैसे खाना गट तक पहुंचता है, पैरामीशियम में, है ना। पैरामीशियम शब्द जो होता है बेटा, वो उसकी शेप के कारण होता है, इसकी शेप को हम ओब्लोंग या ओवल मानते हैं, लैटिन भाषा में इस शब्द का मतलब वही होता है। ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नो का मतलब होता है बोरर या ड्रिल, जब हम जैसे किसी मेटल स्क्रू को या कील वगैरह को गाड़ते हैं तो वो जो मोशन होता है उसको गाड़ने के लिए बिल्कुल उसी तरीके से मूव करता है, तो इसका नाम भी ट्रिप्नोसोमा पड़ गया है। ट्रिप्नो मतलब बोरर या ड्रिल, सोमा मतलब बॉडी बेटा। फिर है हमारे पास स्पोरोजोन्स, इन्फेक्शियस स्पोर स्टेज होती है ये एक, प्लाज्मोडियम या मलेरिया इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है। इसके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, अमीबा सूडोपोडिया से मूव कर गया, फ्लैजिलेटेड वाला जो है बेटा वो भी मूव कर गया, किससे, फ्लैजिला से, ये सीलिया से कर गया, बट ये मूव नहीं करते, यही इनकी खास बात होती है। और प्लाज्मोडियम के केस में हमें पढ़ाया भी जाता है कि दो होस्ट होते हैं यहाँ पे जनरली हमारे पास, ये डायजेनेटिक होस्ट का एक एग्जाम्पल होता है हमारे लिए। तो ये हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो फटाफट मैं स्लाइड्स रिवाइज करा देता हूँ आपको। हमने प्रोटेस्टा के ग्रुप्स पढ़ लिए, 4 ग्रुप्स पढ़ लिए, यू बैक्टीरिया पढ़ लिया, आर्की बैक्टीरिया के बारे में बात कर ली, किंगडम मोनेरा के बारे में बात कर ली, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, डोमेन्स एंड द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये हमने बेटा अभी पढ़ लिया है ना, तो ये हमने कर लिया है बहुत अच्छे से। तो आगे देखते हैं बेटा, हमने प्रोटोजोन तो पढ़ ही लिया, प्रोटोजोन के बाद आते हैं हम किंगडम फंगस पर। किंगडम फंगाई की अगर हम बात करते हैं बेटे, तो हमें बताया जाता है कि किंगडम फंगाई का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है। तो इन जनरल हम जानते हैं कि फंगाई जो होगा वो जनरली सेप्रोफिटिक होगा, यानी कि वो डेड डिकेड पार्ट पर फीड करेगा, जनरली मल्टी सेलुलर होगा, बट उसका एक एक्सेप्शन होगा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है ईस्ट। ईस्ट जो होता है बेटा वो जनरली हमारे पास यूनिसेलुलर फॉर्म होता है, ये हमें पता होना चाहिए। इसकी बॉडी में ध्यान से देखो, जो ये बने हुए हैं इसको बोलते हैं हाइफे, और ऐसे बहुत सारे हाइफे हैं, ऐसे बहुत सारे आपको दिखेंगे। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जो ये बीच में आए हैं इसको बोलते हैं ब्रांच या कंपार्टमेंटलाइजेशन कर देना, यानी कि इसके अंदर ब्रांचिंग है बहुत सारी। तो अगर एक ब्रिक में ईंट ले लूं तो ब्रिक हाइफे है, तो ब्रिक की जो पूरी वॉल है वो माइसीलियम है। जो ब्रिक्स हैं, हो सकता है हर ब्रिक के बीच में एक कंपार्टमेंट हो, या हो सकता है कोई कंपार्टमेंट ना हो। जैसे इस केस में बेटा ब्रिक के अंदर जो मैंने शुरू में हाइफे कह दिया था आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक्चुअली में आप देखोगे कि जो हर ब्रिक है उसके बीच में एक कंपार्टमेंट दिखाई दे रहा है। अगर ये कंपार्टमेंट्स हट जाएं और ये सारा एकदम बिना कंपार्टमेंट के हो, बिना डिविजन के हो, तो क्या हो जाएगा, जैसे अभी देखो इस ब्रिक के इस कंपार्टमेंट के पास यहाँ न्यूक्लियस है, मान लो यहाँ न्यूक्लियस है, यहाँ है। अगर ये ब्रिक्स बीच में से हट जाएं बेटा सारी की सारी, तो देखने में हमें ऐसा लगेगा जैसे कि सारे के सारे न्यूक्लियस एक ही ट्यूब में हैं, बिना किसी कंपार्टमेंटलाइजेशन के। अगर ये हट जाएं तो यहाँ से, अगर ये यहाँ से हट जाएं तो उस कंडीशन को बोलते हैं सोइनोसाइटिक हाइफे। सोइनो मतलब एक तरीके से कॉमन कह लो, साइटिक मतलब होलो वेसल, एक वेसल जो कॉमन है सारे न्यूक्लियस के लिए।
तो देखो वही वो आपको यहाँ पे समझा रहा है बेटा कि इसके अंदर बेसिक हाइफे होता है जो इसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है। नेटवर्क ऑफ हाइफे मिलजुल कर जो वो बनाते हैं उसे माइसीलियम कह देते हैं। इसकी जो सेल वॉल्स हैं इसके सेल की वो काइटिन की बनी होती हैं। बट एनसीईआरटी में एक और वर्ड है साथ में, पॉलीसेकेराइड्स। हालांकि ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि काइटिन खुद भी एक होमोपॉलीसेकेराइड ही होता है, बट वो फिर भी ऐसे लिखता है काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। तो आपको वो क्लैरिटी होनी चाहिए बेटा। एक तो बात ये हो गई। फिर वो कुछ नाम लिखता है वहां पर फंगस के अंदर एग्जाम्पल्स के तौर पर, जैसे वो लिखता है टॉड स्टूल्स। टॉड स्टूल्स जो है बेटा वो एक ऐसे लोग को नाम दिया गया है, ऐसा कहा जाता था पहले, माना जाता था कि टॉड्स के लिए पॉइजन होते थे ये, इसलिए टॉड स्टूल्स। फिर एक नाम दिया जाता है आपकी बुक में प्यूसिनिया। प्यूसिनिया कहते हैं बेटा रस्ट फंगस को। इटालियन एनाटॉमिस्ट थे, उनको ऑनर करने के लिए नाम हमने रखा हुआ है। फिर एक नाम आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिखा गया है, सिंपल पेनिसिलियम, राइट, जो कि एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। प्यूसिनिया अभी आप थोड़ी देर में देखोगे कि बेसिडियोमाइसिटीज में आ जाता है। तो पेनिसिलियम जो है ये एक ऐसा नाम रखा गया क्योंकि ये जो पर्टिकुलर फंगस था इसकी जो स्पोर स्टेज थी, सेक्सुअल स्पोर स्टेज थी जनरली, उसमें अपीयरेंस पेंटर ब्रश जैसी थी। और पेंटर ब्रश के लिए लैटिन भाषा का जब हम शब्द ड्राइव करके लाए तो पेनिसिलियम मिला, तो इसलिए पेनिसिलियम नाम रख दिया हमने उसका, है ना। तो 3 तो हमारे पास वहां पर नाम होते हैं। फिर इसका स्ट्रक्चर होता है। ये जो हम कह रहे हैं कि कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जा रहा है, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है एनसीईआरटी में, क्रॉस वॉल्स। या ब्रांच हो गया तो उसी को दूसरी भाषा में बोल देते हैं सेप्टेट, और अगर कोई ब्रांचिंग नहीं होगी तो उसे बोल देंगे एसेप्टेट। क्लियर। फिर बात आती है न्यूट्रिशन की। बेटा देखो सेल वॉल दिखाई रही है काइटिनियस। न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक होते हैं जनरली, जिसमें ज्यादातर सेप्रोफिटिक होते हैं, यानी डेड पे फीड करते हैं, इसलिए रॉटन एरियाज में या जहां स्मेली चीजें होती हैं वहां ये पाए जाते हैं। ऑदर्स आर पैरासाइट्स और सिम्बायंट्स। जैसे सिम्बायंट्स हैं ये दोनों, लाइकन्स एंड माइकोरहाइजा, पढ़े भी होंगे आपने। लाइकन्स वो होते हैं जैसे के लिए ऐसा इनका लैटिन मीनिंग निकलता है, वो निकलता है टू लिक ऑन टू समथिंग, ऐसे लगता है किसी पे चिपक गए हैं, कुछ चाट रहे हैं, अजीब से लिक कर रहे हैं, ऐसे वाले अपीयरेंस इनकी आती है। जब भी कहीं स्टार्टिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन होना होता है तो ये पाए जाते हैं। पॉल्यूशन इंडिकेटर भी बहुत अच्छे होते हैं। माइकोरहाइजा, माइको मतलब रूट, माइको मतलब सॉरी फंगस, राइजा मतलब रूट, फंगस का रूट के साथ एसोसिएशन किसी प्लांट के, तो सिम्बायंट हो गए। सिम्बायंट का मतलब होता है बेटा, सिम्बायंट का मतलब होता है टू लिव टुगेदर, साथ रहेंगे। क्या रहेंगे ये? साथ रहेंगे, इसलिए इसे टू लिव टुगेदर कहा जाता है। फिर बात आ गई इसके रिप्रोडक्शन की। बेटा के रिप्रोड्यूस कैसे करेगा? तो वेजिटेटिव कर सकता है, यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स का इस्तेमाल ही ना करे। जैसे अगर कोई मल्टी सेलुलर है तो मल्टी सेलुलर के केस में कई बार फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। फिशन यूनिसेलुलर में इजीली हो जाता है। देखो डायग्राम कितने बढ़िया बढ़िया बना रखे हैं आपके लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oospores, oospore मतलब जो एग से बना होगा स्पोर, ऐसे वाला। एस्कोस्पोर जो एस्कोमाइसिटीज में दिखेगा। बेसिडियोस्पोर्स जो किस में दिखेगा बेटा? बेसिडियोमाइसिटीज में दिखेगा, राइट। अब देखो इसमें थोड़ी सी एक क्लासिकल स्ट्रैटेजी होती है इन फंगस के पास, उसको फटाफट हम समझ लेते हैं। तो वो कहते हैं, बहुत सिंपल सी बात होती है, जब भी इन्हें रिप्रोड्यूस करना होता है तो इनके अंदर होता क्या है? तो कहते हैं इनके अंदर एक चीज जो होती है बेटा वो होती है कि इनके प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर जाते हैं, जिसे हम, यानी बेसिकली मेल और फीमेल गैमेट्स इनके फ्यूज कर जाते हैं, जिसे हम प्लाज्मोगैमी कह देते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी। तो पहले इनके पास प्लाज्मोगैमी होता है, कोई भी 2 हाइफे जो गैमीट्स की तरह एक्ट कर रहे होंगे, या फिर होगा कारियोगैमी, और फिर बनेगा जाइगोट वगैरह जो बनना है। बट 2 तरीके से बनता है। कभी कभी क्या होता है कि एक गैमीट एक जगह से आया, दूसरा दूसरी जगह से आया और फटाफट बन गया 2n। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो इनका सेल होगा जहां ये चीज हो रही होगी, जो जनरली बेसिडियम बेसिडियास कहते हैं हम, उसमें n+n ये ऐसे ही रह जाएगा, मिलकर जल्दी से 2n नहीं बनाएगा। उस फेज को हम लोग बोलते हैं डायकार्यन फेज। 2 अलग अलग न्यूक्लियस आपको दिखते हैं।
बाद में हालांकि ये भी डिप्लॉयड में कन्वर्ट होंगे ही, बट देयर विल बी अ डाइकार्यन फेज। किस में पाया जाता है? तो दो जगह पाया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। सैक लाइक फंगस वाले लोग और इम्परफेक्ट या सेकंड फंगस वाले लोग। होता कैसे है? तो वो कहते हैं जब दोनों जो हाइफेज हैं वो मर्ज करते हैं आपस में, तो उससे जो डाइकारियोटिक माइसीलियम बनता है, जो हाइफे के एग्रीगेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है, जैसे डाइकारियोटिक माइसीलियम में माइसीलियम कहते हैं, वो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनाता है, वो जो सबसे पहला स्ट्रक्चर बनाता है जब दो की फ्यूजन हो रही है, दोनों जब एग्रीगेट हो रहे हैं दो हाइफेज, उससे बनता है फ्रूटिंग बॉडीज। क्या बनता है बेटा उससे? फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज ऐसे समझ लो आप, बेसिकली एक होम है और एक रूम है। तो जो होम है पूरा, जो बाहर से घर दिख रहा है, वो फ्रूटिंग बॉडी है। काम घर के अंदर कमरों में हो रहा है, रूम में हो रहा है। इन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर होते हैं, अगर ये मान लीजिए एक फ्रूटिंग बॉडी है, जैसे फॉर जस्ट एग्जांपल, इसके अंदर होते हैं छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर्स। जैसे अगर एस्कोमाइसिटीज है तो इस फ्रूटिंग बॉडी का नाम होता है एस्कोकार्प। एस्कोकार्प। इसके अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो फॉर्म होते हैं, इनको कहते हैं एस्कीडिया। और इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स से जो बनेगा, इन स्ट्रक्चर्स में होगी मियोटिक डिवीजन, और यहां से बनेंगे स्पोर्स। क्या बनेंगे बेटा? यहां से ये लोग बनाएंगे स्पोर्स, ये लोग बनाएंगे स्पोर्स। और मियोटिक डिवीजन होगी तो कितने बनेंगे? 4। 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। उसको बोला जाता है एस्कीडियोस्पोर्स। क्या बोला जाता है बेटा? एस्कीडियोस्पोर्स। जो नाम आपको दिख रहा था वहां पर, ये रहा एस्कोस्पोर, सॉरी। सेम अगर बेसिडियोमाइसिटीज होगी तो फ्रूटिंग बॉडी का नाम बेसिडियोकार्प हो जाएगा, बेसिडियोस्पोर्स हो जाएंगे, है ना, और बेसिडिया हो जाएगा। बेसिकली एक फैक्ट्री अगर मैं देख रहा हूं तो वो फैक्ट्री कौन है? वो फैक्ट्री फ्रूटिंग बॉडी है, बेसिडियोकार्प है। उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन लाइन है, वो क्या है? वो बेसिडिया है। और जो प्रोडक्ट बनकर आ रहा है स्पोर फॉर्म में, वो है बेसिडियोस्पोर। सेम एग्जिस्ट करेगा सभी के लिए। ये कोई से भी फंगस की चाहे हम बेटा इसमें बात कर लें, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होनी होती है तो कैसे होती है भाई? सोनिडिया। सोनिडिया मतलब डस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है स्पोर की भाषा में। जू का मतलब होता है एनिमल, स्पोर का मतलब होता है एक ऐसा सीड लाइक सेल, ये सेल विच इज लाइक सीड, जो कि प्लांट्स बनाते हैं, जो प्लांट्स में बनता है, जो बाद में एक नया प्लांट बना सकता है। क्योंकि जू आ गया इसका मतलब ये मोटाइल होगा, ये ध्यान रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन होगा कि कौन सा स्पोर है जो मोटाइल है, तो आप क्या आंसर करेंगे? जू स्पोर है बेटा जो क्या है? मोटाइल होगा। सिंपल सा आंसर होगा आपका, कोई बहुत कंफ्यूजन इसमें आपको नहीं होनी चाहिए बेटे। तो ये देखो, ये हमारी स्ट्रक्चर की बात हो गई, न्यूट्रिशन की बात हो गई, रिप्रोडक्शन की बात हो गई। ये हमने समझ लिया डाइकार्यन फेज होता है, दो हाइफेज मिलते हैं, कभी कभी गैमेट बनते हैं, जैसे बेसिडियोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज में इनमें आप देखोगे किसी किसी में गैमेटिक फॉर्मेशन होगा, किसी किसी में वेजिटेटिव भी रिप्रोडक्शन हो सकता है कि वही सेल्स फ्यूज कर जाएं। तो वो जो डाइकार्योटिक एग्रीगेशन होगा, 2-3 हाइफेज का माइसिलियम बनेगा जो एग्रीगेट होकर वो फ्रूटिंग बॉडी से फिर आगे के स्ट्रक्चर्स हमारे बनते हैं। फ्रूटिंग बॉडी से बेसिडिया मान लीजिए, अगर बेसिडियोकार्प है तो उसमें बेसिडियोस्पोर्स, ऐसे ही एस्कोकार्प है तो एस्कोस्पोर्स, ऐसे होता है बेटा। अब देखो नाम है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज बोले तो कौन रहते हैं? एक्वाटिक होते हैं, डिकेइंग वुड वगैरह पे ज्यादा देखे जाते हैं। एसेप्टेट होते हैं, यानी कि कोई ट्यूब के अंदर सेप्टा नहीं है, यानी सोइनोसाइटिक कंडीशन होगी। एग्जाम्पल म्यूकोर, जिसको हम मोल्डिया भी कहते हैं। कई बार मोल्डी कहने का मतलब होता है कि फंगस की ग्रोथ दिखना, बेसिकली एक लेयर दिखना ऊपर से। राइजोपस, राइजो मतलब रूट, पस मतलब फुट लाइक स्ट्रक्चर। फुट लाइक स्ट्रक्चर कैसे एसोसिएट होता है ये अपने किसी भी होस्ट के साथ, उसके अकॉर्डिंग कह रहा है प्लांट के साथ। इसके फाइकोमाइसिटीज के 1-2 बातें और ध्यान रखनी होती हैं जो एनसीईआरटी में लिखी जाती हैं
कि इसके अंदर होते हैं बेटा एसेक्सुअल स्पोर्स। क्या होते हैं इसके अंदर? एसेक्सुअल स्पोर्स, जैसे कि रिप्रोड्यूस करने में जो इसे हेल्प करेंगे। और इसके अंदर जब हम देखते हैं तो एक तो स्पोर्स की बात होती है ना, एसेक्सुअल स्पोर जैसे मैंने कह दिया आपको। और क्या होता है भाई स्पोर्स के अलावा? और इसके अंदर 2-3 टर्म्स और वो यूज करता है आपके लिए, है ना। और क्या यूज करता है? तो कहता है ओगैमी होगी जी, है ना। इसके लिए बेटा ये सारी बातें प्लीज ध्यान रखना। या कह देगा कि एनाइसोगैमी होगी जी। इन बातों का क्या मतलब है? तो इसमें स्पोर्स होते हैं जैसे कि जू स्पोर, ठीक है। या जैसे कि मैंने कह दिया एप्लेनोस्पोर्स। एप्लेनोस्पोर का मतलब होता है ए मतलब विदाउट, प्लेनो मतलब वेंटरिंग, घूमेंगे नहीं वहीं रहेंगे। ओगेमी का मतलब होता है कि एक नॉन मोटाइल गैमेट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर, एक मोटाइल होगा। स्पोर्स इसके अंदर स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं जनरली। स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं उस कंडीशन को जब स्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, एंजियो मतलब एंजियोस्पर्मी वाला ही काम है, वेसल या कंटेनर। और स्पोरेंजिया मतलब स्पोर, कुछ ऐसा वेसल या कंटेनर जिसमें स्पोर बन रहे हैं उसे स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं, राइट। तो ओगैमी इज अ टाइप ऑफ एनाइसोगैमी ओनली। एनाइसोगैमी में दोनों मोटाइल भी हो सकते हैं, दोनों नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, बट बात ये होती है कि दोनों सिमिलर नहीं होंगे मॉर्फोलॉजी में। आइसोगैमी में होता है कि सिमिलर हो सकते हैं। ओगैमी में पक्का है कि एक नॉन मोटाइल होगा और एक मोटाइल। तो ओगैमी इज अ टाइप ऑफ एनाइसोगैमी ओनली। और थोड़ा सा आपको स्पोर के बारे में इसमें पता होना चाहिए। बाकी कोई ऐसी इसमें नई बात नहीं है जो एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा दे रखी हो। एक एग्जाम्पल कई बार आपको दिख सकता है वहां पे, अगर आप एनसीईआरटी को देखोगे एल्ब्यूगो करके एक एग्जाम्पल लिखा होगा, वो पढ़ सकते हो आप इसमें बेटा अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो तो। एस्कोमाइसिटीज सैक लाइक फंगस, ब्रांच्ड होता है, सेप्टेट होता है ये भी, है ना। ये एसेप्टेट था, बाकी सारे ऐसे ही हैं। एसेक्सुअल स्पोर सोनिडियाज होते हैं, प्रेजेंट ऑन व्हाट? तो दे आर प्रेजेंट ऑन सोनिडियोफोर्स। किस पे होते हैं बेटा ये? सोनिडियोफोर्स। फॉरवर्ड जहां पे अभी आएगा वो कैरियर बियरर ही होगा कि इस स्ट्रक्चर या इस स्पेशल माइसीलियम पे ये प्रेजेंट है। एस्कोस्पोर्स इन एस्कोकार्प, ये बिल्कुल वही कंडीशन है बेटा कि जब ये पहली बार बन रहा होगा तो प्लाज्मागैमी कारियोगैमी हुई होगी, दो सेल्स के बीच में, उनके एग्रीगेशन से जो बना वो फ्रूटिंग बॉडी बनता है। फिर फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनेंगे एस्किडियास, उससे बनेंगे एस्कोस्पोर्स। ये वही है जो थोड़ी देर पहले समझाया था, है ना। तो एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी है, एस्कोस्पोर वो प्रोडक्ट है जो फाइनली बनता है और जिनसे बनता है उसे एस्किडिया कहते हैं। एग्जाम्पल होता है पेनिसिलियम और न्यूरोस्पारा। पेनिसिलियम मैंने बताया था पिंटर ब्रश करके होता है। न्यूरोस्पारा का मतलब होता है नर्व लाइक स्ट्राइशंस। क्या होता है बेटा? नर्व लाइक स्ट्राइशंस होती हैं स्पोर स्टेज में, इसलिए न्यूरोस्पोरा कहा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में इस्तेमाल कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल एनसीईआरटी में होता है इसका जो कई बार एग्जाम में आ भी चुका है बेटा, उसे कहते हैं क्लेविसेप्स। क्या कहते हैं उसे? क्लेविसेप्स कहते हैं हम, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो क्लेविसेप्स हो गया, न्यूरोस्पारा वगैरह हो गए, है ना। ये थोड़े क्लियरली शायद दिख भी नहीं रहे होंगे तो मैं इनको दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है कि क्या पता ना क्लियरली दिखें। वैसे मैंने बोला तो है ही बेटा, तो दिखना तो चाहिए तुम्हें। तो मैंने बोला नर्व लाइक, कैसे होते हैं? नर्व लाइक स्पोर्स। और जो एक और एग्जाम्पल होता है उसे बोलते हैं क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स क्या बोलते हैं उसे? क्लेविसेप्स। और नर्व लाइक स्पोर स्टेज, है ना। नर्व लाइक स्पोर स्टेज, नर्व लाइक। स्पोर के अंदर ऐसी स्टेज आती है, नर्व लाइक स्ट्राइशंस, बल्कि बेटा स्ट्राइशंस बोला था ना हमने। फिर हमारे पास आ जाता है एस्कोमाइसिटीज के बाद बेटा जो अगला टॉपिक होता है उसे बोलते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। सेम वही सिचुएशन होने वाली है, सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, ब्रांच सेप्टेटा इसमें एसेक्सुअल स्पोर होते ही नहीं है,
सेक्सुअली वही बेसिडियोस्पोर बेसिडियोकार्प से भी कहानी बनेगी, पहले बनेगा बेसिडियोकार्प, बाद में बनेंगे बेसिडियास, अल्टीमेट प्रोडक्ट, और जो स्ट्रक्चर बनेगा और उससे जो अल्टीमेट प्रोडक्ट बनेगा वो बनेंगे बेसिडियोस्पोर्स। वही डाइकोरियन वाला जो गेम था वही हमेशा चलता है। एग्जाम्पल होता है एग्रिकस, जिसे बोलते हैं होली स्प्रिंकलर। इसका अपीयरेंस जो होता है जैसे होली में हम पिचकारी चलाते हैं उस तरीके से होता है। प्यूसिनिया रस्ट फंगस होता है, मैंने बताया था इटालियन एनाटमिस्ट के ऊपर हमने इसका नाम रखा हुआ है बेटा। ड्यूट्रोमाइसिटीज सेकंड फंगस होता है, इम्परफेक्ट, क्योंकि इसके सेक्सुअल स्टेज हमें पता ही नहीं है। पता चल जाएगी तो एनसीईआरटी वाले कहते हैं हम इसको इधर उधर भी प्लेस कर सकते हैं, इधर उधर मतलब एस्को या बेसिडियो में ले जा सकते हैं। फिर एनसीईआरटी में ध्यान से हमें पढ़ना है, कहीं कहीं लिखेगा एंडोजेनियसली, जैसे उसमें बोल देगा स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर होंगे। बेसिडिया में बोल देगा कि हो सकता है बेसिडिया के सरफेस पे ही हो रहे हो, एक्सोजेनियसली स्पोर प्रोडक्शन हो रही हो। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपको देखना है। ये एनसीईआरटी के ही लेबलिंग्स हैं, बी और सी, सारे लेबलिंग्स का नाम आपको पता होना चाहिए। ड्यूटरोमाइसिटीज इज इम्परफेक्ट फंगस, ओनली एसेक्सुअल फेज इज नोन। एग्जाम्पल इज अल्टरनेरिया, पैटर्न जो उसके सेल के अरेंजमेंट का वो अल्टरनेट है। फिर एक और एग्जाम्पल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्राइकोडर्मा, जो कि हम पढ़ते हैं किसमें, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन में काम होता है जनरली शायद, तो वो इससे क्वेश्चन रिलेट कर सकते हैं कई बार माइक्रोब्स वाले, तो ये पार्ट भी आपको बेटा पता होना चाहिए। तो हमें ये सब इसमें कोलियोट्राइकम करके भी एक आता है, कोलियो मतलब ग्लू, ट्राइकम मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो ये फंगस, इसके रिप्रोडक्शन की साइकिल, ये सब छोटी छोटी बातें हमें इसमें पता होनी चाहिए। फिर बेटा हमारे पास एक स्ट्रक्चर होते हैं दो किंगडम्स, और जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में हमारे पास हैं, बहुत सिंपल है, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग हमें लगाना नहीं है। एक होते हैं प्लांटाई। प्लांटाई के अंदर दो तरीके के होते हैं जो हमें एग्जाम्पल अच्छे से याद रखने, एक है पैरासाइट्स जैसे कि होते हैं कसकटा, और दूसरे होते हैं ब्लैडर वोट। ब्लैडर मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बेसिकली, वोट मतलब प्लांट, और वीनस फ्लाइटर। वीनस इज अ रोमन गॉडेस। ये दोनों जो होते हैं बेटा, ये दोनों इंसेक्टिवोरस होते हैं। कैसे होते हैं ये, इंसेक्टिवोरस, तो ये हमें पता होना चाहिए, है ना। बाकी सिंपल बोला जाता है कि इसमें स्टार्च वगैरह होगा, सेल वॉल वगैरह होगा, वो हमें कभी कंफ्यूज नहीं करता है। फिर हमें ये पता होना चाहिए, इसके साथ ही इसमें दो चीजें लिखी जाती हैं कि देयर इज अ थिंग इन प्लांटाई दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके पास दो फेजेस होती हैं, एक होता है डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक, जिसकी हम प्लांट किंगडम में डिटेल में बात करेंगे, और एक होता है हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक। बहुत सिंपल से तरीके से ये लोग डिफरेंशिएटेड होते हैं। स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट जो होगा बेटा वो माइटोसिस करके गैमीट बनाएगा, उसके फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम क्या हो जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा, वो कल को जर्मिनेट करेंगे और फिर से बना देंगे गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट फिर वही स्पोरोफाइट, ये चलता रहता है, और कभी कभार ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट्स में देखी जाती है। गैमेटोफाइट का मतलब है वो गैमेट प्रोड्यूसिंग है, स्पोरोफाइट का मतलब है वो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्टेज है, सिंपल सी बात है। एक और किंगडम इसमें उसने साथ में दिया है, दैट इज एनिमिलियाई, बट उसके बारे में कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, सिंपल सा है कि स्टार्च ग्लाइकोजन है, सेल वॉल नहीं होगी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स होंगी, तो मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में हमें उसके बारे में बेटा कुछ बात करनी चाहिए। तो हमें फंगस बहुत हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए बेटा, प्लांटाई, एनिमिलिया, ये पांचों किंगडम जो है हमारे दिमाग में हमें बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो बेटा अब हम एक ऐसी चीज़ की बात करने वाले हैं जो इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में था ही नहीं, जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, उसे हम बोलते हैं वायरसेस। तो वायरसेस की अगर हम बात करते हैं तो वायरसेस का जनरल मतलब होता है बेटा पॉइजनस फ्लूइड, एक तरीके से जिसको हम कह सकते हैं। देखा गया था जब टोबैको स्पिंडल डिजीज में देखा गया था, या टोबैको मोज़ेक डिजीज कहते हैं बेटा जिसको, हम देखा गया था कि जब उसको टोबैको मोज़ेक डिजीज हुई एक प्लांट को, वहाँ से हमने उसका एक्सट्रैक्ट निकाला डिजीज पार्ट को और हेल्दी प्लांट को दिया तो उसको भी इन्फेक्शन हो गया था। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो आज भी हम डाउट में होते हैं कि वायरसेस को हम किस कैटेगरी में रखें। कुछ लोग बोलते हैं कि ये लिविंग है क्योंकि इसके पास जेनेटिक मटेरियल है, या ये रिप्रोड्यूस कर सकता है। कुछ लोग बोलते हैं नॉन लिविंग है क्योंकि ये ए सेलुलर है, क्योंकि ये क्या है बेटा, ए सेलुलर है।
इसके पास सेलुलैरिटी ही नहीं है, तो वो लोग बोलते हैं बिना सेल के आप इसे कैसे मान सकते हो, या कह देते हैं इसके पास कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है, इट डोंट हैव एनी मेटाबॉलिज्म। इन दोनों ही कंडीशंस में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब ये ए सेलुलर है और इसके पास कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है तो इसको हम कैसे मान सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है भाई इसके पास कि लिविंग एंटिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसके पास लिविंग एंटिटी है कि ये जेनेटिकली मटेरियल रखता है। इसकी नॉन लिविंग एंटिटी क्या है, सॉरी लिविंग तो जेनेटिक मटेरियल, नॉन लिविंग एंटिटी क्या है भाई, तो बोलेंगे नॉन लिविंग एंटिटी इसके पास ये है कि ये ए सेलुलर है, इसके पास कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है, इसलिए बोलेंगे कि इसको हमें नॉन लिविंग मानना चाहिए। फिर देखो इसके डिस्कवरी वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, क्रिस्टलाइन मतलब देखो रिपीटेटिवली एक जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, 3 डायमेंशनल। डिस्कवरी पास्चुरे ने की थी। दिमित्री इवानोवस्की जो था, दिमित्री इवानोवस्की जो व्यक्ति था बेटा, उन्होंने पहली बार बताया था कि एक ऐसा माइक्रोब है जिससे टोबैको मोजाइक डिजीज होती है, उसे वायरस कहते हैं। M.W. बेजरनिक जो एनसीईआरटी में लिखा जाता है, उसने इसके लिए एक वर्ड यूज किया था, कॉन्टेजियम मतलब होता है इन्फेक्शियस, विवियम मतलब लिविंग, और फ्लूडियम मतलब फ्लूइड, एक ऐसा लिविंग फ्लूइड जो इन्फेक्शियस हो सकता है। जो मैंने समझाया था कि डिजीज प्लांट से हमने एक्सट्रैक्ट निकाल के एक हेल्दी प्लांट पे डाला, और वो भी क्योंकि हो गया था उससे इफेक्ट, इसलिए हम इसे ऐसा कहते हैं। स्टैनली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको क्रिस्टलाइज करके हमें दिखाया था कि इसको वायरस को। स्ट्रक्चर में देखो जेनेटिक मटेरियल होता ही है आरएनए या डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जनरली बेटा कहा जाता है प्लांट्स को अफेक्ट करता है, सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जनरली एनिमल्स को अफेक्ट करता है, ऐसा बोला जाता है। इसकी जो प्रोटीन कोट है जो इसके जेनेटिक मटेरियल को बचा के रखता है बेटा, उसे हम लोग बोलते हैं कैप्सोमियर्स। और ये कैप्सोमियर्स सारे अगर मिल जाएंगे तो इन सबको मिलाकर कह सकते हैं हम कैप्सिड। एनसीईआरटी में एक ही के नाम के आगे कैप्सिड है, बट उससे गड़बड़ मत समझना, वो रिजेंबलेंस है, समझ जाना वो कहना क्या चाह रहा है। फिर बात करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल हो गया, प्रोटीन कोट की बात हो गई। बैक्टीरियोफेजेस भी कुछ वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। एनिमल्स में वायरस HIV जैसे इन्फेक्शन करते हैं। प्लांट्स में हमने देखा टोबैको मोजाइक डिजीज कर सकते हैं, एनिमल्स में मम्प्स वगैरह कर सकते हैं, मीजल्स कर सकते हैं। प्लांट्स के अंदर जब इन्फेक्शन करते हैं बेटा तो एक कुछ कुछ सिम्टम्स लिखे गए हैं हमारे एनसीईआरटी में कि ग्रोथ कम हो जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, या फिर वेन क्लियरिंग हो जाएगी, यानी जो ग्रीन ग्रीन वेनलेट्स होती हैं वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। वेन्स के बीच का जो ग्रीन एरिया है वो एज इट इज बचा रहेगा, बट वेन्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। मोज़ैक का मतलब होता है जैसे फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, छोटी छोटी मिलकर चीज़ें असेंबल करके किसी अगर स्ट्रक्चर को जन्म दे दें तो उसे मोज़ैक कहा जाता है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मिलकर उस एंटिटी को बनाते हैं, जैसे लिपिड चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, कोलेस्ट्रॉल चाहिए वगैरह बायोलिपिड लेयर में। तो ये वायरस की बात हो गई बेटा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आ चुका है। अब आगे चलते हैं वायरॉइड्स। वायरॉइड्स वो होते हैं जो वायरस लाइक होते हैं। इनके पास एक ही बात होती है, क्या बात होती है कि जेनेटिक मटेरियल फ्री है, यानी कि कोई प्रोटीन कोट नहीं है। इनसे जो डिजीज होती है, वहां टोबैको मोज़ैक डिजीज थी याद रखना, यहाँ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर मतलब इनका जो ट्यूबर है उसकी शेप स्पिंडल हो जाती है। स्पिंडल मतलब जैसे कि ये वाली शेप, जो कि स्मूथ मसल सेल्स की भी होती है, कुछ ऐसी शेप। कोज दिस डिजीज डिस्कवर्ड बाय थियोडाइनर, इस साइंटिस्ट ने 1971 में इसके बारे में बताया था बेटा। फिर प्रायंस होते हैं, प्रायंस को कहते हैं प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस मटेरियल्स या एजेंट्स। अब नॉर्मली प्रोटीन की फोल्डिंग जो जनरली प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में होनी चाहिए थी, वैसे इसमें नहीं होती। अब नॉर्मल फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स के कारण इसमें देखे जाते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, प्रायंस के अंदर की प्रोटीन्स अब नॉर्मली फोल्डेड पाए जाते हैं। सिमिलर साइज टू वायरस, वायरस जो था वो जनरली वायरॉइड से छोटा होता था, वायरस बैक्टीरिया छोटा होता था क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स में से वो पास हो जाता था। क्या डिजीज करता है? BSE। BSE का मतलब होता है बेटा बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, राइट। बोवाइन मतलब ऑक्स या काउ, स्पॉन्जीफॉर्म मतलब जो ब्रेन है उसका, उसमें स्पॉन्जेस पोरस स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और एन्सेफेलोपैथी मतलब ब्रेन है। बिल्कुल ह्यूमन में भी सेम डिजीज होती है जो एनसीईआरटी में लिखी जाती है, क्रूट CREUTZ, क्रूटजेड, फेल्ट FELDT फेल्ट जैकॉब डिजीज।
सेम है, बस ह्यूमंस में है, इतना ध्यान रखना है। वही पोर लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे किसमें, ब्रेन में। लाइकन्स टू लिक, सिम्बायोटिक एसोसिएशन साथ रहते हैं किसके, दो चीजों के साथ से बनती है, एल्गी एंड फंगस। फाइको का मतलब हो गया प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स, ये ग्रीनरी, और बाइंड मतलब लाइफ, फाइको मतलब फंगस। एल्गी खाना बना के देगा, फंगस उसे सर्वाइवल में हेल्प करेगा। और लाइकन्स बहुत अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर्स भी होते हैं बेटा, कि जहां पोल्यूशन हो रही होगी वहां ये ग्रो नहीं करेंगे। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म जो इवोल्यूशन का चैप्टर है, वहां पे भी हमें इसके बारे में पढ़ाया जाता है कि जब डार्क टाइम आया और लाइकन्स हट गए, जैसे पोल्यूशन बढ़ा, तो डार्क मोथ की ग्रोथ बढ़ी, डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन हुआ रेदर देन वाइट मोथ। और गांव के एरिया में या इलेक्ट्रिसिटी पे जब हम आ गए कोल से वापस, तो फिर से वाइट ज़्यादा दिखने लगे, क्योंकि ट्री ट्रंक पे लाइकन्स आ गए और वाइट मोथ प्रेडेटर से बेटर अपने आप को कैमोफ्लेज कर पाए थे। तो बेटे हमने देखो वायरस पढ़ लिए, वायरॉइड्स पढ़ लिए, फंगस पढ़ लिए, प्लांटाई, एनिमिलियाई, बैक्टीरिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एस्पायर वर्टेक्स की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर बहुत सारे PYQ और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आने वाले समय में हम आपको बाकी सब्जेक्ट्स का भी कंटेंट अवेलेबल कराएंगे बेटा। सीरियस मेहनत करने की कोशिश है, आप लोग साथ दीजिएगा, ज़रूर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे साथ साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव ए गुड डे अहेड।